ये वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में 2024 का जो जनवरी का पेपर हुआ है, उस जनवरी के पेपर में आज मैथ के भाग को हम कवर करने वाले हैं और पूरे 30 प्रश्नों की श्रृंखला को हम देखेंगे कि कैसा बना था प्रश्न और कैसे करेंगे इसको हल। और इसके बाद आपको पूरे प्रश्नों को हल करके मैं दिखाऊंगा और आयोग का आंसर भी बताऊंगा कि आयोग ने किसको आंसर माना है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न के बारे में बात करेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा का विशेषता होती है। तो गणितीय भाषा का विशेषता पूछा है, क्या होता है। देखिएगा ऑप्शन आपका दिया है। पहले आप जब ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो ऑप्शन को ध्यान में देखेंगे और ऑप्शन किसी भी कंडीशन में या तो 2 ऑप्शन सही होंगे या तो 3 ऑप्शन सही होंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यह सटीक होना चाहिए, यह स्पष्ट होनी चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ सके। ठीक, देखते हैं। बच्चे के दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात ऑप्शन नंबर सी भी कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। यह अत्यधिक प्रविधि होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थियों की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता मिलती है। चलिए जब चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए यह सटीक होनी चाहिए। छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर पर जो गणितीय भाषा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। और इसके बाद दैनिक जीवन, जब बच्चे को उसके जीवन की रोजमर्रा चीज़ों के साथ जोड़ के पढ़ाइएगा मैथ तो वह ज़्यादा तेज़ी से सीखेगा। तो इसलिए आप लोग ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों को सही मानिएगा। यही आयोग का भी आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 को सही माना गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कक्षा 3 के एक विद्यार्थी ने 26 गुणे 5 को इस प्रकार हल किया है। मतलब कि गुणा किया है और डायरेक्ट उसने लिख दिया। 6 पचे 30 को इसने यहाँ पे 30 लिख दिया और यहाँ पे 5 का 2 में गुणा करके 5 दूना के 10 लिख दिया, 2 का 5 में गुणा किया। तो मतलब डायरेक्ट लिख दिया। तो वह कह रहा है कि इसमें जो आप लोग क्या बच्चा गलती कर रहा है या निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। भ्रांति का मतलब होता है गलती को। तो आप कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे जो इस गलती को सुधार सकेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो गुणा होता है, गुणा में एकांकिक संगति का जो नियम होता है उसको लगाते हैं, क्योंकि एक संख्या को एक ही बार लिखते हैं और उसका जो दहाई अंक होता है अगला अंक के साथ हासिल में उसे जोड़ लेते हैं। जैसे आप लोग देखिए 26 में 5 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें 5 6 का 30 को 0, हासिल हमको 3 मिलेगा और 5 दूना के 10 3 13 मिलेगा। हमको मिलेगा कितना, 130 और मैंने क्या लिखा, 1030। तो ये आपका गलत गुणा होगा। तो यही कह रहा है कि यह गुणा क्यों गलत है या कौन सी गलती बालक कर रहा है। तो वह कर रहा है एकांकिक संगति का नियम को लागू नहीं करा रहा है, क्योंकि यहाँ पे केवल टू केवल 0 लिखेंगे। जो अगली दहाई का अंक होता है उसको मैं हासिल जोड़ के अगली संख्या के साथ गुणा करके जोड़ लेते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये संख्या आपका सही हो जाएगा। और यही है कि दोस्तों एकांकिक संगति का बालक नियम को पालन नहीं कर पाता रहा है दोस्तों। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत आसान प्रश्न बने थे उस समय कि एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है। वह संख्या क्या है, याद रखिएगा। कोई संख्या है अगर उसमें आप लोग 8 जोड़ दीजिएगा तो वह संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, दुगुनी हो जाती है। याद रखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर देखिए 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 6 14। और ये संख्या 6 का दुगुना तो होगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और पहली संख्या का दुगुना हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग सही मान लीजिए। यही ऑप्शन आपका सही भी है। 33 का ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बिना रुके थोड़ा देर भी ना करेंगे। जो भी आंसर आपका होगा एकदम सटीक आंसर आपको बताते चलेंगे। ठीक, एक डॉट 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 सदैव समबाहुभुज होता है। समबाहुभुज मतलब जिसमें समान भुजाएं होती हैं। याद रखिएगा, समबाहुभुज का मतलब समान भुजाओं से तो बात नहीं है। यहाँ पे सम का मतलब होता है 2 से कट जाए, मतलब उसको भुजाओं को जोड़िएगा तो या तो 2 मिलेगा, 4 6 8 10 ऐसे मिलेगा। तो कौन समबाहुभुज है, याद रखिएगा। तो जब समबाहुभुज की बात करें मतलब जिस
जिसकी भुजाएं समान भी हों और उनके भुजा को जब आप लोग ऐसे देखेंगे तो यह जो होता है दोस्तों वर्ग ही होता है, जिसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो समबाहुभुज क्या है दोस्तों, वर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, मैंने पहले भी बता चुका है आप लोगों को कि त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का मान जो होता है 180 अंश होता है। त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर तीन तीन प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के कोणों के आधार पर, 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर, इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। और त्रिभुज के सभी कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा को बनने में संबंधित है। ठीक ना, तो एकांकिक संगति है कि पदानुक्रमिक समावेशन है कि मूलभूत सक्रियाएं हैं। जब आप चीज़ों को देखेंगे तो मूलभूत सक्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि आपका जोड़ हो गया, आपका घटाना हो गया, आपका गुणा हो गया और आपका भाग हो गया। ठीक है, तो आरंभिक संख्या अवधारणा को बनाने की बात कर रहा है, तो संख्या अवधारणा को पदानुक्रमिक समावेशन होता है और एकांकिक संगति होता है। मूलभूत सक्रियाओं का उसमें आप लोग नहीं जोड़ के रखेंगे, क्योंकि जो आपका सही होगा, सबसे पहली की बात कहा है दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर सी भी रखता तो मैं मानता कि छोटे बच्चों की बात है, चलिए इसको रख लेते हैं। ठीक ना, लेकिन यहाँ पे एकांकिक संगति और पदानुक्रम समावेश, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। आयोग के आंसर ऑप्शन नंबर 3 को ही माना है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त होगा। ठीक ना, तो जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक संघर्ष विचार के लिए कौन सा सही होगा, तो देखिए संज्ञानात्मक संघर्ष के प्रति बच्चे को सुगम्य बनाने के शिक्षक के विचार पूर्ण प्रयासों से उनकी गणित समझ को बढ़ावा मिल सकती है। ये बात तो सही है। चलिए आगे देखते हैं, यह बच्चों की गणितीय समझ को बढ़ाना देने के लिए प्रभावी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, प्रभावी है दोस्तों। संज्ञानात्मक संघर्ष में संज्ञानात्मक संघर्ष से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे भ्रमित होते हैं। बिल्कुल भ्रमित नहीं होते हैं। संज्ञानात्मक संघर्ष से जो होता है बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास होता है। याद रखिएगा, संज्ञानात्मक संघर्ष में बच्चे प्रयास करते हैं या प्रयास करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर ए सही होगा तो केवल ऑप्शन ए या 3 वाला सही होगा। आयोग ने भी इसी को आंसर माना है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया, कोई भी शिक्षिका है जब वो सुनिश्चित कर लेती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट और उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटियों को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है। तो मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया जाता है, वैधता का, कि आपका व्यवहारिकता का, कि विश्वसनीयता का, कि आपका सुसंगति का। तो याद रखिएगा, किसी भी महिला टीचर द्वारा अगर कोई बनाया गया टेस्ट है और उसको टेस्ट के पूरी कसौटी को अगर बच्चे के द्वारा पूरा किया जाता है तो वह क्या होता है दोस्तों, वह वैधता होता है। कि मतलब टेस्ट के तरह ही बच्चों से लिया जाए तो यह वैधता होती है, ना कि बच्चों को पहले आंसर बता दिया जाए या ऐसे कुछ भी चीज़ें हैं, या बच्चों को नकल विहीन टेस्ट लिया जाए, तो यह उसकी क्या होती है दोस्तों, उसकी वैधता होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैधता के बारे में कहा है, ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे इतना प्राप्त करने के लिए, मतलब ये संख्या को प्राप्त करने के लिए 9909, 9099 और इसके बाद 9009 के योग में से क्या घटाना पड़ेगा। याद रखिएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, इन तीनों को जोड़ लीजिए और तीनों को जोड़ने के बाद, याद रखिएगा, तीनों को जोड़ने के बाद इतना प्राप्त करने के लिए इतना के योग में से क्या घटाना पड़ेगा, मतलब इस याद रखिएगा, इसमें से आप इसको घटा देंगे। याद रखिएगा, जब आप 9909, 9099 और इसके बाद 9009, सबसे पहले तीनों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें से आप 25,454 को घटाएंगे और घटाने के बाद जो संख्या आएगी वही होगा कि क्या घटाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, वो ऑप्शन होगा आपका 2563। जब ये प्रक्रिया आप लोग करेंगे, काफ़ी सिंपल प्रक्रिया है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ये प्रश्न आपका 41 नंबर है कि एक क्या है, अभाज्य है कि भाज्य है। मैं आपको बता दूं, जो एक ऐसी संख्या है जो कि न कि भाज्य में इसको रखा गया है और न ही अभाज्य में रखा गया है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। तो एक आपका न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन का पैटर्न देखिए। पैटर्न कर रहा है कि नीचे दिए गए संख्या के पैटर्न को देखिए। 1 है, फिर 8 है, फिर 27, फिर 64, 125। याद रखिएगा, 1 का यहाँ पे क्यू है तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 का क्यू है तो आपका 8 हो गया, यहाँ पे 3 का क्यू है तो
3 3 9 3 27 हो गया। 4 का क्यू है तो 4 चौको 16 चौका 64 हो गया। फिर 5 का क्यू है 5 25 25 125 हो गया। फिर इसके बाद 6 का क्यू होगा और इसके बाद 7 का क्यू होगा। 6 6 का 36 और 6 का 216 और 7 का क्यू होगा 7 7 49 और 7 343। यहाँ पे 216, यहाँ पे हो जाएगा 343 जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। बिल्कुल इसी क्रम में हम लोग रखेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। याद रखिएगा सबसे कम उपयुक्त के बारे में पूछा है कि सबसे कम उपयुक्त क्या होगा। गणितीय अधिगम। गणितीय अधिगम का मतलब होता है गणित सीखने के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करिएगा तो सबसे कम उपयुक्त कौन होगा। ये प्रश्न जो है दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके पेडागोजी से हैं। तो जब भी आपको पेडागोजी का प्रश्न आए तो उसमें आप लोग देखिएगा कि बच्चे के फेवर में कौन सी चीज़ कर रहा है, ठीक ना। इसमें तो आपको ये कह रहा है ना कि कम उपयोगी है, मतलब कि बच्चे के फेवर में नहीं होगा। याद रखिएगा। तो असफलता का अर्थ यह नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकते। चलिए सभी गणित सीख सकते हैं, ये तो बात सही है, ये तो उपयुक्त है। उपयुक्त नहीं है पूछा है ना। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है और अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह गणित विचारों को विकसित करने में बाधा डालती है। याद रखिएगा कभी भी बच्चे के अंतर्ज्ञान को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो सबसे कम उपयुक्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे एक आपका श्रृंखला दिया है जो कि ये दिया है कि 25.3 गुणे 5 माइनस 35 भागा 5 माइनस 3 गुणे 18.5 का मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करिएगा, देखिए 25.3 गुणा के आप लोग 5 करिएगा। फिर इसका बाद सबसे पहले आप लोग इसको उतार लीजिएगा। 35 भागा 5 माइनस 3 गुणे 18.5। जब इसे आप लोग लिख लेंगे सबसे पहले आप लोग करते क्या है दोस्तों, भाग करते हैं। कोष्टक कोष्टक है नहीं तो याद रखेगा सबसे पहले भाग करेंगे 25.3 गुणा के 5 और माइनस 5 से 35 में भाग देंगे 7 हो जाएगा और इसके बाद माइनस 3 गुणे के 18.5 हो जाएगा। याद रखिएगा जब इस क्रम को आप लोग देखेंगे तो जब 18.5 हो जाएगा इसके बाद हम 25 में गुणा करेंगे 3.5 का। जब 25 में 3.5 का गुणा करेंगे तो 126.5 आएगा। 7 को 7 ही रखेंगे माइनस अब 18.5 में 3 का गुणा करेंगे तो 18.5 में जब आप 3 का गुणा करिएगा तो आपको मिलेगा 55.5 और पुनः वही काम करेंगे 126.5 करेंगे। ये संख्या के आगे माइनस है, इसके आगे भी माइनस है, दोनों को जोड़ के बीच में माइनस ही रखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 62.5। अब 126.5 में से 62.5 घटाएंगे आपका 64.0 आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और 64.0 आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन को शामिल किया गया है। किस चीज़ को विद्यार्थियों के आकलन में शामिल किया गया है, संज्ञानात्मक एवं भौतिक आयाम में? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयाम, ऑप्शन नंबर 2 आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। और संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक ये भी गलत, ये भी गलत और आपका ए भी गलत, ठीक ना, ये भी गलत। तो आपका सही क्या है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन संज्ञानात्मक तरीके से, भावात्मक तरीके से और मनोगत्यात्मक आयाम से आप लोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया है कि 2 सही 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो इस समकोण का बात कहा है दोस्तों कि इसमें डिग्रियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले 3 दूना के 6 और 6 2 8/3 कर लेंगे, ठीक ना, ये बात को याद रखिएगा। और समकोण का मतलब होता है दोस्तों 90 अंश, ठीक। अब इसके बाद 3 से हम लोग 90 को भाग देंगे, 3 3 के 90 30 होगा। और अब 30 में हम 8 का गुणा करेंगे, 8 3 के 24 240 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बहुत छोटा छोटा सवाल है, बहुत अच्छा इस साल का मैथ का पेपर बना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर आप लोग लाइक भी करते चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन काफ़ी विवादों में है। कैसे विवादों में है मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। सबसे कम लागत पूछा है कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसकी लागत कम है। देखिए 750 प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट, ठीक ना, 750 रुपये है प्रत्येक पैकेट। एक पैकेट का दाम कितना है, 750 रुपये है। तो ऐसे ही 75 पैकेट लिया गया है, तो मतलब इसका दाम कम है कि इसका दाम कम है कि आपका इसका दाम कम है कि आपका इसका दाम कम है। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ,
देखिए, जो ये 750 रुपये का 75 पैकेट वाला रखा है तो इसका दाम तो कम ही नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है इन लोगों की अपेक्षा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 के। और यही काम यहाँ पे 7.5 दर्जन वस्तु के साथ कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा जब आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, ठीक ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आयोग ने जो आपका आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर 2 को माना है, जो आयोग माना है, आयोग ने जो माना है ऑप्शन नंबर इसको माना है। देखिएगा, आयोग कह रहा है कि 7.5 प्रत्येक पैकेट, ठीक ना, प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट का दाम कम है, आयोग कह रहा है, ठीक ना। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि 7.5 प्रत्येक पैकेट वाले 75 दर्जन वस्तु का दाम कम है, ठीक ना। मतलब कि 75 दर्जन वस्तु है जो कि 7.5 की दर से मिल जा रही है। तो अगर 75 दर्जन की बात कर रहा है तो 75 में आप लोग 12 का भाग दीजिएगा, 2 पच्चे 10 को 0 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा। और इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। 0 5 5 10 को 0 हासिल 1, 7 1 8 1 900, मतलब कि 7.5 प्रत्येक वस्तु वाली 900 वस्तुएं मिल जाएगी। तो मतलब इसका दाम कम है कि आपका इसका दाम कम है। तो जब आप प्रत्येक चीज़ों को ध्यान में देखेंगे तो याद रखिएगा, जब आप सबसे कम की बात कहा है ना तो 7.5 प्रत्येक दर से आपको यहाँ पे 900 वस्तुएं मिल जा रही है। तो मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर 4 होगा, लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को माना। इसको आप लोग थोड़ा लॉजिक से समझिएगा और शायद आपको ये प्रश्न कुछ मिल भी सके, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 ही होगा जो आयोग ने ऑप्शन नंबर 2 को माना है, इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा डिफाइन करके बताया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से इसमें से क्या सम्मिलित नहीं है। नहीं है पूछा है तो नहीं है पूछा है, तब इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान, ये तो बात सही है दोस्तों, ये तो करती है। और विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान अधिगम के स्वदेशी एवं पारंपरिक तरीके, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। और सांस्कृतिक का आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्सा के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, ये भी बात सही है। लेकिन विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे देखेगा निम्नलिखित में से 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा में विद्यार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध में अवधारणात्मक समझ विकसित करने में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त पूछा है। डिंस ब्लॉक्स बिल्कुल उपयुक्त होता है, गिनतारा ये भी उपयुक्त होता है, आपका मुद्रा भी होता है क्योंकि पैसे का ज्ञान इसी के माध्यम से कराया जाता है। स्थानीय मान चार्ट जो होता है दोस्तों, इकाई, दहाई, सैकड़ा के बारे में जो उपयुक्त, सबसे कम उपयुक्त तो है, ऐसे कि आप स्थानीय मान निकालते हो तो आप इसी चीज का प्रयोग करते हो, लेकिन सबसे कम उपयुक्त जो होगा इसमें यही उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आयोग ने भी 4 को माना है, ठीक ना। यहाँ पे दिया है कि ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था, ठीक ना। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसका जमीन क्षेत्रफल अधिकतम हो। याद रखिएगा। अब देखिए यह क्षेत्रफल दे दिया कि उसने कौन सा ऐसा टुकड़ा लिया होगा कि जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा। सबका आप गुणा करिएगा। गुणा करने में देखिएगा यहाँ पे 35 में हम लोग 15 का गुणा करेंगे तो 25 को 5 हासिल 2, 5 15 2 17 और इसका मान 35 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5 आपका हो गया, 5 या 25 हो गया। यहाँ पे हम 30 में 20 का गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, ये 600 मान हो गया। इसी तरह और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 25 में 25 का गुणा करेंगे, 5 या 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, 2 पच्चे 10 को 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, ठीक ना। 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 625 हो गया, ठीक। अब देखिए हम लोग 45 में 5 का गुणा करेंगे, 5 या 25 को 5 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22। अब देखिए वह कौन सा ऐसा टुकड़ा लेगा जिसका मान सबसे ज़्यादा होगा। देखिए 525, 600, 225 मतलब 625, मतलब 25 गुणे 25 लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
कथन जो है वह सत्य नहीं है। सबसे ज़्यादा इस साल के पेपर में, ये जनवरी वाले पेपर में सत्य नहीं है पूछा है। तो कौन सत्य नहीं है? ये सब बहुत बार होता है कि समस्या समाधान करने के कई तरीके हों। बिल्कुल सही बात है कि मतलब उस समस्या समाधान करने के कई तरीके होते हैं, तो ये तो बात सही है। इसमें कौन सा बात सही नहीं है ये पूछा है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है और क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। याद रखेगा, विभिन्न तरीका अपनाना बच्चे के अधिगम मतलब सीखने में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत बात है, बाधा नहीं डालता है। तो जब नहीं डालता है तो मतलब ये ऑप्शन सही होगा। थोड़ा और भी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, बच्चे को अवसर मिलता है, तो बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए ये होगा नहीं। और याद देखिए, यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने की परंपरा से मुक्त करने के महत्वपूर्ण है, ये भी बात सही है, तो इसलिए होगा नहीं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा कथन है जो सबसे अधिक उपयुक्त है? गणित की लैब जरूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। बात सही है, सबसे अधिक उपयुक्त पूछा है। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। चलिए, ये भी बात सही है। और शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। बिल्कुल गलत बात है, तो ये तो होगा नहीं। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं। पहेलियों में आनंद लेते हैं दोस्तों। जब बच्चे को आप पहेलियाँ कराइएगा तो वो आनंद लेते हैं और रुचिमय तरीके से उसमें जुड़े रहते हैं। अब आपका 53 नंबर का 1 और 2 को ध्यान में रखेंगे तो आप देखिए, चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है, ये भी बात सही है। लेकिन जहाँ पे बच्चे को अवसर प्रदान करने जैसी चीज़ें दे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे प्रश्न का आंसर ढूंढने के लिए आपको पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड को ध्यान देना होगा। जहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ गणित लैब जरूरी है क्योंकि गणित क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। तो जब अवसर प्रदान करने की बात करें, जब जहाँ पे बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव की बात करें, तो वही आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 सही 1/2 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? चलिए, ऐसे प्रश्न आपका आएगा तो आपको करना क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि 40 kg नमक है मेरे पास और मैं कह दूं कि 5 kg का कितना आप लोग पैकेट बना सकते हो, तो 5 से हम 40 में क्या देंगे? भाग करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और उसी तरह हम इसको देखेंगे, 7 सही 1/2 भागा 1/12। अब इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। 2 सते 14, 1 के 15/2 और भागा के 1/12। जब इसको आगे आप लोग करिएगा तो 15/2 जब गुणा में जाता है तो ये भिन्न क्या हो जाती है? पलट जाती है। अब 2 से 6 में भाग देंगे और 15 6 का क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, अब 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कक्षा में 182 में से 67 घटाने के लिए यही एक आपका घटाना दे दिया किसी टीचर ने को हल करवाते समय एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हमें 7 को 2 में से घटाना चाहिए। ठीक ना। चलिए, बात सही है। और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। आपको पता है कि ऊपर से हम नीचे को घटाते हैं और जब घटता नहीं है तो हम आगे से एक हासिल लेते हैं, और आगे से एक हासिल लेते हैं तो संख्या में इसमें कितनी की वृद्धि हो जाती है? 10 की वृद्धि हो जाती है। 10 और 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब हम 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक। और उसी क्रम में यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो आप लोगों को पता, यहाँ पे 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है, 115 संख्या आएगा। तो जो टीचर है वो बात तो सही बता रहा है कि ऐसे घटाना चाहिए। तो यही कह रहा है कि एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं? उधार लेना अच्छा नहीं होता है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को बच्चे को डांट कर बैठा देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। बच्चे को आप कभी डांट ही नहीं सकते हो। बच्चे को समझाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक ना। ये बात को आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल समझिएगा। आगे देखते हैं। अध्यापक को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अध्यापिका को बच्चे को कहना चाहिए घटाव की कलन विधि को सीखने पर ध्यान दें और अध्यापिका को बच्चे के प्रश्न को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये तो होगा नहीं। अब इसको हम तब मानते कि जब हमको ऑप्शन नंबर 2 नहीं मिलता, और ऑप्शन नंबर 2 हमको परफेक्ट आंसर मिल गया, इसलिए आप लोग 2 के साथ चले जाइएगा। ठीक। चलिए, यहाँ पे देखिए, कोई
कोई बच्ची है या अमीना उसका नाम है, और वह एक पासा को 10 बार उछाल रही है और निम्नलिखित परिणाम उसको प्राप्त हो रहे हैं। पहले बार उसे 5 प्राप्त हुआ, फिर 3 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई है। आप बताइए। 5 को देखिए, 5 आपका 2 ही बार प्राप्त हुआ, तो 5 को मैंने हटा दिया, ठीक ना। इस क्रम को आप जब देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 कितने बार प्राप्त हो रहा है, 1 2, तो मतलब मैंने 6 को भी हटा दिया। चलिए 2 बार तो ये तो मिल गए, तो ये तो हो गए नहीं। 1 केवल एक ही बार मिल रहा है, होगा नहीं। 4 केवल आपका एक ही बार मिल रहा है, होगा नहीं। और यहाँ पे देखिएगा 2 आपका केवल एक ही बार मिल रहा है, तो होगा नहीं। याद रखेंगे, जो आप लोग देखिएगा 2 बार नहीं 3 बार ये मिल रहा है, 3 और ये 3 बार मिल जा रहे हैं। तो जब 3 बार मिल रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही हो जाएगा। अधिकतम 3 ही संख्या आई है, 3 बार आ गई है, ठीक ना। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। तो कौन सा सही है। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी लागू हो सके। बिल्कुल सही बात है। जब भी पेडागोजी हल करिएगा तो उसमें देखिएगा कि जहाँ पे बच्चा महान हो और जहाँ जो ऑप्शन सबसे बड़ा हो उसका थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दीजिएगा। इबारती सवाल गणितीय प्रदर्शन के उदाहरण नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। होते हैं दोस्तों। एक कोई भी देखिए, कोई भी सवाल किसी भी सवाल का या किसी भी एग्जाम्पल का, किसी भी प्रश्न का एग्जाम्पल हो सकता है, किसी भी बात का एग्जाम्पल हो सकता है। इबारती सवाल केवल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी सवाल माध्यमिक का नहीं होता। कोई भी सवाल जो आपका अपर प्राइमरी ऐसे का नहीं होता है। वो कहीं भी कोई सवाल पूछ लेता है। इबारती सवाल गणित में कार्यविधि ज्ञान पर अधिक केंद्रित करते हैं। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहाँ बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीकी लागू हो सके। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, पार्सल को भेजने की दर नीचे दी गई है। पार्सल का भार 50 ग्राम और उससे कम के लिए 15 रुपये उसका दाम लगेगा, और 50 प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए, मतलब 50 ग्राम से अतिरिक्त है तो उसका 7 रुपये जोड़ के लिया जाएगा। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजती है। कोई मीना है जो अपने सहेली, जो उसकी सहेली है उसका नाम है चारू, और उसी को भेजती है क्या, पार्सल। और उस पार्सल का वजन कितना है दोस्तों। पार्सल की भार के बारे में बात करें तो पार्सल का भार आपका 350 ग्राम का है। ये भी बात आप याद रखेंगे। और इस दरों को देखकर पार्सल भेजने की राशि का आपको बताना है कि मतलब कितना उसका प्राइस लगेगा, उसका भुगतान कितना करना पड़ेगा डाक को, यही बात बताना है। 350 ग्राम की है तो याद रखिएगा, जब 300 तक रहेगा तो मतलब 300 से ज़्यादा रहेगा तो 7 रुपये प्रति दर से जोड़ कर लिया जाएगा। लेकिन जब उसका ग्राम में मान आ जाएगा, कितने बच्चे इसको नहीं लगा पाएंगे, मुझे मालूम है कितना आसान प्रश्न है, लेकिन आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। इसको आपको तोड़ना होगा। इसको जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो 300 और प्लस के 50 ग्राम ऐसे में हम लोग तोड़ते हैं। तो 300 का आप अलग निकालिएगा, 50 ग्राम का अलग निकालिएगा, याद रखिएगा। और जब 300 का निकालिएगा तो आपको पता है ना, 50 ग्राम से अधिक के लिए 7 रुपये लगा है, मतलब कि 100 ग्राम के लिए 14 रुपये हो जाएगा। तो 200 ग्राम के लिए 2800 रुपये हो जाएगा। 300 ग्राम के लिए 42 रुपये हो जाएगा। 14 14 14 28 और 14 42 हो गया। 42 रुपया तो ये आ गया। अब देखिए 50 ग्राम के लिए कितना कर रहा है दोस्तों, 50 ग्राम के लिए 15 रुपया कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा, इसी प्रश्न को फंसाया है। और 42 और प्लस के 15 आप जोड़िएगा तो देखिए यहाँ पे जब हम 42 में 15 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। यही 57 रुपये आएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। उसको 57 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसको बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त होगा। सबसे उपयुक्त यहाँ पे पूछ दिया कि सबसे उपयुक्त क्या होगा। तो विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणी को पढ़ने के लिए कहना चाहिए। आंकड़ों का प्रबंधन कहा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। आंकड़ों को प्रबंधन के लिए आपको ध्यान रखना होगा। ये बात तो सही है, लेकिन अब देखिए अब और भी हम देखेंगे कौन सबसे उपयुक्त पूछा है। कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न करना चाहिए। बच्चा, ये देखिए ये भी बात सही है। विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना।
बात ये भी सही है। श्यामपट्ट पर दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को समय से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना, ये भी बात सही है। लेकिन सबसे सही, सबसे अच्छी बात क्या है कि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ पे है, देखिएगा सक्रिय, उस ऑप्शन को आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा जहाँ पे विद्यार्थी सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, सबसे ज़्यादा कार्य करने के प्रति अग्रसर हो, जहाँ पे उसे आनंद मिलता हो, जिस काम को करने के लिए वह एक्टिव हो, अग्रेसिव हो। तो याद रखिएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई आप नापने की बात करिएगा, उनका पसंदीदा खाना पूछिएगा, रंग की बात करिएगा, कार्टून की बात करिएगा, ये सब चीज़ को बात करिएगा, तो यह आंकड़ा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम ही चल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सबसे कम रूप से प्रासंगिक है? सबसे कम, सूत्रों को याद कराना, दृश्यीकरण कराना, पैटर्न का उपयोग करना और संबंध स्थापित करना और निरूपण करना। मैं आपको बता दूं, याद करना, रटना या ये सब चीज़ें आ जाए ना दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा। सबसे कम यही आपका हो जाएगा, यही गलत है, तो इसलिए सबसे कम उपयुक्त यही होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए, ये आप लोगों को मैंने 31 से लेकर 60 तक की इस प्रश्नों की श्रृंखला को ख़त्म कराया और आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको आए भी होंगे और पूरे प्रश्नों की श्रृंखला को आप ध्यान से देखिए। और यही है आपका प्रीवियस ईयर, जो कि आपका सीटेट एग्जाम करने का आपका रामबाण है कि आप जब तक विगत वर्ष के परीक्षा के प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे कि कैसे प्रश्न के आधार होते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और टीम का हिस्सा बने और ऐसे